So hello guys, welcome back to the channel. I am Ananya, currently a second year MBBS student. So this video is gonna be about the 4-month plan for the NEET 2025. इसमें मैं बताऊंगी कि how you have to plan your schedule for NEET in the rest 4 months so that you can get a decent rank and get into a good MBBS college. Okay. So very first, अगर कोई अभी ज़ीरो पे है तो टू बी वेरी फ्रैंक वो नीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो क्रैक नहीं कर सकता है. आई एम नॉट समबडी हु विल से कि 4 महीने में तुम एम्स दिल्ली पहुंच जाओगे, 4 महीने में तुम 650 प्लस ले आओगे, 600 प्लस ले आओगे. दिस इज़ वेरी वेरी इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल. वो बच्चे पागल नहीं है जो 2 साल से 11th-12th लगातार पढ़ रहे हैं. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट तुम्हारा, क्योंकि जनवरी चल रहा है तो तुम्हें सब कुछ एक एक बार पढ़ लेना चाहिए. इफ़ नॉट सब कुछ, एटलीस्ट मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. राइट नाउ कमिंग टू जनवरी, अभी जनवरी चल रहा है. सो इस टाइम पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. इफ़ यू आर अ 12th स्टूडेंट जो अभी नीट पहली बार लिखेगा तो उसके लिए तो 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. तुमने पूरा 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, February March में बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. और जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनका भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए. अभी क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स है तो तुम क्या कर सकते हो, जनवरी में 12th स्टैंडर्ड रिवाइज कर लो और स्ट्रॉन्ग कर लो. और रिवाइज मतलब नीट को ही ध्यान में रख के करो, नॉट बोर्ड एग्जाम्स. अगर तुम नीट के हिसाब से पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम्स तो यूं क्रैक कर दोगे. बोर्ड एग्जाम्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. तो हमें 12th रिवाइज करनी है प्रॉपर तरीके से सो दैट हमारा बोर्ड एग्जाम्स का फरवरी बोर्ड एग्जाम्स भी इजीली क्लियर हो जाए और हमारा नीट का बैकलॉग भी ना हो. साथ में टेस्ट देते रहो. अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं तो 12th रिवाइज करो और 12th के टेस्ट देते रहो. और उसके 12th में टेस्ट देने के बाद क्या होता है, द मेजर पॉइंट इज एनालाइज द टेस्ट. सिर्फ टेस्ट देना इज नॉट दैट बेनिफिट्स यू. टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, तो उसके बाद तो पता चलेगा कि तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है. देन वर्क ऑन दैट कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक, वो नोट्स, वो क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करो. और अगर बायो में गलती हुई है सो दैट यू गेट टू नो कि दीज आर द पॉइंट्स दैट यू टेंड टू फॉरगेट, तो वो चैप्टर बार बार एनसीईआरटी से रिवाइज करो. ठीक है. और 11th स्टैंडर्ड का हमें अभी क्या रिवाइज करना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो बायो को इस पॉइंट पे छोड़ सकते हैं क्योंकि बायो इज समथिंग विच यू कैन डू एट द लास्ट टाइम ऑल्सो, क्योंकि वो मोर और लेस एनसीईआरटी से आती है. तो 11th में अभी अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दो. जो फिजिक्स में चैप्टर्स वीक लगते हैं, जो केमिस्ट्री में चैप्टर्स वीक लगते हैं, पूरे जनवरी में वो कंप्लीट कर लो. ठीक है. और फॉर 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये तुम्हें बोर्ड्स में भी हेल्प करेगी प्लस नीट. आई डोंट नो वाई पीपल इग्नोर एनसीईआरटी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं. सो जैन में हमें क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. एंड इफ़ यू आर अ 12th स्टूडेंट, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं तो 12th को रिवाइज करो नीट को ध्यान में रखते हुए सो दैट तुम्हारी 12th स्ट्रॉन्ग हो जाए. और टेस्ट देते रहो. एंड टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनालिसिस ऑफ टेस्ट इज़ दी की. उसके बाद पूरे महीने तुम 12th पे ज़्यादा फोकस रहोगे पर 11th को छोड़ना नहीं है. फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो वीक टॉपिक हैं या जो बैकलॉग है, जो तुम्हें लगता है कि नहीं किया, वो करो. एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, अगेन तुम्हारे पास बहुत टाइम है. यू हैव टू गिव मोर देन योर 100%. 12th और 11th पूरी कंप्लीट कर दो. नेक्स्ट कमिंग टू फरवरी मंथ, अगेन रिवाइज करना है हमें क्योंकि सिलेबस तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं. 12th पूरी रिवाइज हो जानी चाहिए, कीपिंग इन माइंड की बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो अपना 12th का रिवीजन पूरा कर दो. और 11th भी करो. बोर्ड्स की वजह से कोई भी नीट को इग्नोर नहीं करेगा. मतलब आई रिमेंबर मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम था. एंड द प्रीवियस डे आई वॉज स्टडिंग फिजिक्स ऑफ क्लास 11th, नॉट इवन क्लास 12th. तो बोर्ड्स की वजह से कोई भी नीट को इग्नोर नहीं करेगा. 12th का रिवीजन भी चलेगा साथ साथ और 11th का रिवीजन भी चलेगा साथ साथ. ठीक है. अगेन टेस्ट देते रहो, टेस्ट का एनालिसिस करते रहो. Analysis of test is very important and at this point of time you should start giving full syllabus test. Okay, फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो और उसको एनालाइज करते रहो. क्योंकि बोर्ड्स हैं तो डेली या ऑल्टरनेट डे नहीं दे पाओगे. एटलीस्ट वीक में 1 से 2 टेस्ट तो दो. ठीक है. पूरा रिवाइज करके मत दो. देखो जितना हो रहा है उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या चीज़ें अभी स्ट्रांग नहीं है और तुम क्या चीज़ें भूल रहे हो. ठीक है. और जो ड्रॉपर हैं इस टाइम पे वो अगेन 11th और 12th दोबारा रिवाइज करेंगे और टेस्ट और एनालिसिस करेंगे. ठीक है. देन वी कम टू मार्च. हमारा अब रिविजन एटलीस्ट 1-2 बार कंप्लीट हो चुका है
जनवरी में, फरवरी में हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं पूरा 11th एंड 12th। कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे हमारे 2 बार रिवीजन कंप्लीट हो गए हैं मिनिमम, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कोई बैकलॉग नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोर्ड एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे। तो अब ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर्स दोनों को क्या करना है, स्टार्ट गिविंग टेस्ट रेगुलरली। एंड बाय रेगुलरली आई मीन एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे। हमने मार्च, अप्रैल एंड वॉट एवर 4-5 डेज ऑफ में हमारे लाइक आई वॉज इन आकाश, तो रेगुलर टेस्ट होते थे, लाइक हर दिन टेस्ट होता था। तो उसको मैनेज करना है कि हर दिन टेस्ट भी देना है, हर दिन उस टेस्ट को एनालाइज भी करना है, और हर दिन साइड बाय साइड रिविजन भी करते रहना है। ओके, सो इन मार्च यू हैव टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट रेगुलरली, फुल सिलेबस टेस्ट देना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे, लाइक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वोंट वर्क। 2 महीने बाद नीट है और उसमें सब इकट्ठा आता है, तो तुमको पूरा सिलेबस अपने दिमाग में अब सॉलिडिफाई करना है। तो इस पॉइंट पे हमें सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट ही देना है। डोंट गो फॉर पार्ट सिलेबस टेस्ट और टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ओके, उसके बाद एनालिसिस इज द की। अगेन सेम पॉइंट, टेस्ट एनालाइज नहीं करोगे तो स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तुम 100 टेस्ट दे लो, 200 टेस्ट दे लो, अगर एनालाइज नहीं करोगे तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। अब एनालाइज कैसे करते हैं, तुम टेस्ट दे के आए, ठीक है, आंसर की से क्रॉस चेक किया। सबसे पहले जो तुम्हारे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, ठीक है, उनको देखो जाके और उनका कॉन्सेप्ट सीखो। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा ये ऐसे करना था, इसका आंसर ये था। नो, दिस इज नॉट द वे यू एनालाइज रॉन्ग क्वेश्चंस। देखो पहले तो वो क्यों गलत हुआ। इफ इट वाज अ सिली मिस्टेक लाइक अ कैलकुलेशन मिस्टेक या ओएमआर बबलिंग में गलती हो गई, अगर बायो का है तो क्या तुम भूल गए इफ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल किंगडम, और ये, और मे बी इफ इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो है तो जाओ एनसीईआरटी से या नोट से वो कॉन्सेप्ट अपना दोबारा सॉल्व करो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम एग्जाम में मार्क कर देते हैं और वो सही हो जाते हैं, बट एक्चुअली हम एलिमिनेशन से या थोड़ा तुक्का लगा के कर देते हैं, तो वो एग्जाम में ठीक हो गए, दैट्स गुड, बट उसको आके एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम वो क्वेश्चंस लेके अपने टीचर के पास जाओ और क्रॉस चेक करो कि जो कॉन्सेप्ट तुमने सोच के सॉल्व किया था वॉज दैट द राइट कॉन्सेप्ट और नॉट। तीसरा, लाइक जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं अगेन उसका एनालिसिस करना है, तो तुमको अपने वीक टॉपिक्स पता चल जाएंगे। अब द टाइम you get to know your weak topics, you start giving daily like more attention to those weak topics, उसके questions ज़्यादा solve करो। अब मार्च में हम टेस्ट तो दे ही रहे हैं ऑल्टरनेट डे एटलीस्ट, और साइड में रिविजन भी साथ साथ चलेगा। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डेली रिवाइज करनी होती हैं, डेली और ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। what डेली क्या रिवाइज करना है, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले डेली रिवाइज करने हैं, क्योंकि हम हर ऑल्टरनेट डे पे लाइक फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं। अगर हम डेली फिजिक्स के फॉर्मूले और केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज नहीं करेंगे तो हम एफएसटी में फुल सिलेबस टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम भूल जाएंगे। तो डेली या ऑल्टरनेटिवली फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और बायोलॉजी के सर्टेन चैप्टर्स जैसे एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, जिसमें ये एग्जाम्पल बेस्ड जैसे रट्टा मारने वाली चीज़ें होती हैं, वो हमें डेली रिवाइज करनी है। ये तो हो गए डेली। तो मार्च में क्या है, फर्स्ट ऑल्टरनेट डे टेस्ट देने हैं, उनको एनालाइज करना है, ऑल्टरनेट डे फॉर्मूलेज और एग्जाम्पल्स याद करना है। इसके अलावा रिविजन हमारा साइड बाय साइड चलता रहेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिविजन साइड बाय साइड चलता रहेगा, ऐसे कोई एक फिजिक्स का चैप्टर उठा लो, कोई एक केमिस्ट्री का उठा लो, 2-3 बायो की एनसीईआरटी रीड कर लो, वो साइड बाय साइड चलेगा। दैट कम्स टू अप्रैल विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि एट दिस पॉइंट हमारा सिलेबस हो गया है, हमने रिविजन 4-5 बार मिनिमम कर लिया है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो जानी चाहिए। बायो एनसीईआरटी अगेन सब कहते हैं एनसीईआरटी लाइक बायो इज ओनली एनसीईआरटी। केमिस्ट्री में प्लीज गिव अटेंशन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। तुम पेपर देख के आके यू विल थैंक मी आउट, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स उठ के आते हैं, दे विल नॉट इवन चेंज द फंक्शनल ग्रुप्स और वट एवर। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिलेबस रिविजन बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म हो जानी चाहिए। अब मार्च में हम ऑल्टरनेटिव डे या 2-3 दिन में टेस्ट दे रहे थे, अप्रैल में रोज टेस्ट दो, ठीक है, रोज टेस्ट देना है, 1 से 2 टेस्ट रोज देने हैं। इट इज अप्रैल में यू हैव टू गिव योर 1000%, तुम्हारी एफिशिएंसी 1000% होनी चाहिए। लाइक यू
भूल जाओ दुनिया, घर वाले, फ्रेंड्स, दोस्त, ये वो सब भूल जाओ। अप्रैल में दिखने भी नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। लाइक पूरे, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे 15-16 घंटे नहीं पढ़ना होता है नीट में, क्योंकि थ्रू आउट 11-12 या ड्रॉपर में थ्रू आउट 1 ईयर हम पढ़ रहे होते हैं, तो 6-7-8 घंटे पढ़ के हो जाता है। बट अप्रैल इज द टाइम वेयर यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स एंड यू हैव टू गिव योर 100%। तो रोज़ 1-2 टेस्ट देंगे हम, आके उन टेस्ट को एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करना है मैंने बता दिया है। रोज़ बायोलॉजी की 2 से 3 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि बायो की बायो इज़ द सब्जेक्ट इन विच यू कैन ईजिली स्कोर 360 ऑन 360। मेरे बायो में 360 में से 360 आए थे, और यही सब करके आए थे। और द फैक्ट इज, एक बार बायो हो गई ना, तो एटलीस्ट इट विल इंश्योर दैट यू गेट a decent rank and you get a government medical college at least. बाकी rank deciding factors are physics and chemistry, but at least bio करके तुमको पेपर में भी confidence आएगा। मान लो तुमसे physics chemistry solve नहीं हो रही है for some reason या hard आई है, तो at least you will know कि bio में you have scored really well, ठीक है। और बायो एज देता है कि अगर मान लो फिजिक्स हार्ड आ गई या केमिस्ट्री हार्ड आ गई, या अगर तुम्हारी वीक है, एंड इफ यू स्ट्रॉन्ग दिस सब्जेक्ट, then it's really good for you and it's very easy. सिर्फ NCERT, मल्टीपल रिविजन्स ऑफ NCERT ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो क्या करना है, डेली टेस्ट देने हैं, डेली एनालाइज करना है, डेली बायो के 2-3 चैप्टर करने हैं, साथ में फिजिक्स के भी 2-3 चैप्टर डेली करने हैं। अब कैसे करने होते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्मूले रिवाइज करो, क्योंकि पूरे साल नोट्स वगैरह मॉड्यूल तो तुम कर ही चुके हो, और क्वेश्चन सॉल्व करो डेली 2-3 चैप्टर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, या जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए वो सॉल्व करो, एंड सेम विद केमिस्ट्री, ठीक है। तो अप्रैल में ऐसे हम पूरा सिलेबस अपना ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट मई, अब 4-5 मई के आसपास हमारा पेपर होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने 4 महीने अपना मोर देन बेस्ट दिया है, तो नाउ रिलैक्स योरसेल्फ। अगर मान लो 4 को पेपर है और तुम 3 तक ऐसे 16 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 को तुम्हारी 100% एफिशिएंसी नहीं आएगी, तुम्हारा दिमाग इट वुड बी सो मच एग्जॉस्टेड। ये मेरी दिस वॉज वन मिस्टेक दैट आई डिड। मैं पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा पढ़ी, लेकिन मेरा आई गेस 7-6-7 मई को एग्ज़ाम था, तो उससे पहले दिन तक भी मैं 16-18 घंटे पढ़ रही थी। सो एट द डे ऑफ एग्जाम आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, दो आई क्रैक्ड नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट दिस इज़ वन थिंग दैट आई रिग्रेट, कि एटलीस्ट 4-5 दिन पहले शांत हो जाओ, पढ़ना मत छोड़ो, शांत हो जाओ, 8 घंटे पढ़ लो, 6-7-8 घंटे, जितना आराम से हो रहा है। प्रॉपर अपना शेड्यूल, प्रॉपर नींद लेनी शुरू कर दो, प्रॉपर खाना खाना शुरू कर दो, ठीक है। आराम से पढ़ो एंड रिलैक्स योर सेल्फ अ बिट, डोंट ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ। सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं हुआ है तो 5 दिन में कुछ जादू नहीं हो जाएगा, हो गया है तो भी 5 दिन में कोई जादू नहीं हो जाएगा, ठीक है। आराम से पढ़ो। अब ये लास्ट के 1 हफ्ते में क्या करना है, फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ने हैं। केमिस्ट्री के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं, वेदर इट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री में से कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। नेक्स्ट बायो की एनसीईआरटी हम डेली पढ़ेंगे, बिकॉज बायो इज़ द सब्जेक्ट दैट विल गेट अस अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट। नेक्स्ट सॉल्व, अब पेपर न्यू क्वेश्चंस, डोंट सॉल्व न्यू क्वेश्चंस एट दिस टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे कोई भी नए सेट ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेगा दिस, और ये ट्रिगर कर देगा, तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, तुम पैनिक में आ जाओगे, एंग्जाइटी हो जाएगी। ये नहीं करना है, नहीं ही करना है। डोंट सॉल्व न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस एट दिस टाइम। हम 2-3 महीने से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जो गलतियाँ हुई हैं वो सॉल्व करो, ठीक है। So this is the complete 4-month roadmap for how to crack NEET, how to get a government medical seat. Okay, so I wish you all the best. This is what helped me to get a government medical college in my first attempt along with 11th. This is how I managed boards with my NEET exam, and all these things helped me to get a decent rank with a good government medical college and a perfect score in biology. Okay, thank you, bye bye, all the best.